नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। प्रदेश की धामी सरकार नौकरी का पिटारा खोल रही है। 4,400 पदों पर इसी महीने से भर्ती होगी, तो वहीं 16,000 से ज्यादा युवाओं को धामी सरकार में अब तक रिकॉर्ड तोड़ नौकरी मिल चुकी है। आयोग 11 विभागों में रिक्त पदों के लिए 15 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पुलिस, वन, आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर नौकरी दी जाएगी। आयोग आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने के शेड्यूल बनाने में जुटा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में पुष्कर सिंह धामी सरकार सबसे धाकड़ साबित हो रही है। यह आंकड़ा राज्य बनने के 23 साल में किसी सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी मिलने में बढ़ा है। नौकरी में पारदर्शिता रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। इनमें पुलिस, दरोगा समेत शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में धामी सरकार ने राज्य के करीब 11 विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का सिलसिला जारी रखने का फैसला लिया है। खबरें बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे हरीश रावत। 12 सितंबर से हरिद्वार की होगी पैदल यात्रा। कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे पदयात्रा। चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक होगी पदयात्रा। तो देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे हरीश रावत। लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। धामी सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो अब पैदल यात्रा पर निकलेंगे हरीश रावत। 12 सितंबर से हरिद्वार से ये पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से हरीश रावत राज्य सरकार यानी कि धामी सरकार का घेराव करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अपराध को लेकर कांग्रेस बेहद सक्रिय नजर आ रही है, वहीं अब हरीश रावत फिर से पैदल यात्रा पर निकल जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुआ देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार का घेराव कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में अब हरीश रावत पदयात्रा करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सूबे की जो धामी सरकार है उस पर तीखे हमले विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले कानून व्यवस्था को लेकर जब सरकार की तरफ से जो मानसून सत्र का आयोजन किया गया था उस पर भी कई सवाल वहां पर उठे थे और सरकार को घेरने का काम विपक्षी दलों की तरफ से किया गया था। देहरादून में विपक्षी दलों की तरफ से लगातार प्रदर्शन वहां पर किए गए थे और जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है उसको देखते हुए विपक्षी दलों ने और आक्रामक होने का काम यहां पर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार में पदयात्रा करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से जनपद में लड़खड़ाई हुई है उसके खिलाफ वो अपनी पदयात्रा को यहाँ पर करेंगे और सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक चेतावनी भरा लहजा पुलिस विभाग को यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर 11 सितंबर से पहले जो हरिद्वार में जो ज्वेलरी शॉप पर जो लूट की जो वारदात हुई है उसका खुलासा नहीं हो जाता है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और उनके वो माल बरामद नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसे में उनके द्वारा 11 सितंबर को ये पद यात्रा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास यहाँ पर कर चुके हैं। देहरादून में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे गांधी पार्क में वो बैठकर मौन उपवास यहाँ पर कर चुके हैं। राज्य सरकार को घेरने का काम उनकी तरफ से किया गया था और अब एक बार फिर वो कानून व्यवस्था के खिलाफ पैदल मार्च करने जा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हरिद्वार से पैदल यात्रा का संदेश पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से देश के कोने कोने में जाने का काम करेगा और सत्ताधारी दल के खिलाफ उनका एक हल्ला और तेज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। सरकार के लिए चिंता का विषय यही है कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। कई वारदातें ऐसी है जिस पर अभी तक अपराधी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी बड़ी घटनाएं ऐसी है जिस पर अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
और पुलिस पर लगातार दबाव इस बात को लेकर बढ़ रहा है कि कैसे इस अपराध को नियंत्रित यहाँ पर किया जा सकता है, जो अपराधी है उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। तो यह समझा जा सकता है कि विपक्षी तरफ काफी आक्रामक यहाँ पर हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, अगर इस तरीके की स्थिति बन गई है प्रदेश में तो आखिर कानून व्यवस्था प्रशासन कहां लचर है? तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस समय जो कानून व्यवस्था यहाँ पर जब बनी हुई है, जो ये कह सकते हैं कि उसमें जो लूप पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये समझा जा सकता है कि अपराधियों की तरफ से जो वारदातों का अंजाम दिया जाता है, उसके बाद अपराधी देश के दूसरे राज्यों में भागने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा जो चूक यहाँ पर होती है वो जो सीमावर्ती जो चौकियाँ हैं, जो दूसरे राज्यों से जुड़ते भागों की जो सीमावर्ती चौकियाँ है, वहाँ पर अगर चेकिंग सही रूप से होती है, वहाँ पर अगर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो फिर ऐसे अपराधी प्रदेश से बाहर नहीं भाग पाएंगे। दूसरा जो लोगों की तरफ से जो लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम पुलिस विभाग यहाँ पर चला रहा है, उसमें स्थानीय लोग अभी तक पूरा सहयोग उनको नहीं दे पा रहे हैं। कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी है जिसमें विशेष लोगों के द्वारा उनका संरक्षण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो उन लोगों की तरफ से लगातार ये कह सकते हैं कानून व्यवस्था में समर्थन नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, राज्य में जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर माना जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती इस समय उभरती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था का जो जनता के दिलों से जो खौफ मिट रहा है, अपराधियों के दिलों से जो खौफ मिट रहा है, जनता का भरोसा जो खत्म हो रहा है, उसको कैसे वापस जगाया जा सकता है, अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि जनता का भरोसा कानून के प्रति और जागरूक यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल अभय, कई ऐसे लूप होल है जिसकी वजह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए बेहद जरूरी है कि वो कोई एग्जाम्पल सेट करे। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका अभय, आप निगाह बनाए रखिए। तो इस तरीके से अपराध को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर अब हरीश रावत हड़ताल और पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केदारनाथ विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव जैसी करारी शिकस्त मिलेगी। कांग्रेस ने कहा कि केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से भाजपा ने नियमों का उल्लंघन किया, विकास के कामों में स्थानीय जनता की अपेक्षा की है, उस क्षेत्र की जनता नाराज है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। केदारनाथ की जनता इस समय किसी भी मंत्री संतरी को सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जनता के साथ जो आपने किया, केदारनाथ धाम के साथ जो आपने कुठाराघात किया, वो केदारनाथ की जनता अब आपको सबक सिखाना चाहती है, उसका बदला लेना चाहती है। प्रमुख रूप से आपको बताऊं, आपने केदारनाथ के साथ क्या किया। सबसे पहले आपने देवस्थानम बोर्ड गठित करके वहां के पंडा पुरोहितों को 3 साल तक नाक रगड़ने को मजबूर किया। फिर आपने वहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रख दिया जो शिव को, महात्म को कम करने वाला था, शिव को बौना दिखाने वाला था। किसी तरह से वो कार्यक्रम टल गया। उसके बाद आपने जो है वहां क्यूआर कोड कंट्रोवर्सी कर दी। वहां आपने क्यूआर कोड लगा दिया और उसके माध्यम से आप चंदा लेते रहे। पहले आप नकारते रहे, बाद में आपने मान लिया कि वो क्यूआर कोड आपने लगाया। वो चंदा कहां गया, किसके खाते में गया, आज भी पता नहीं है। उसके अलावा वहां 228 किलो सोना चोरी होने का प्रकरण हो गया। और अभी हाल ही में दिल्ली के बराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास जो है, भूमि पूजन मुख्यमंत्री करके आ गए। वो भी उस दिन जिस दिन केदारनाथ की लोकप्रिय विधायक का निधन हो गया था, उसका शव लाया गया और उसका अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में। उस दिन सीएम साहब जो है दिल्ली बराड़ी में केदारनाथ धाम का भूमि पूजन कर रहे थे। 5 जवानों की शहादत में उनका शव लाया गया, तभी भी इनका दिल नहीं पसीजा। तो कहीं ना कहीं छोटे मामले तो और भी बहुत है केदारनाथ को लेकर। वहां का तीर्थ पुरोहित समाज बार बार कई बातों से नाराज होता है। खबरें बढ़ते आगे। हल्द्वानी और उसके आसपास हुई मूसलाधार हुई बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। शहर के सभी नाले पूरी तरह से उफान पर है। वहीं देवखरी नाला बारिश में अपने उफान पर आ चुका है। ऐसे में एक स्विफ्ट कार चालक तेजी से देवखरी नाले से गुजर रहा था। अचानक पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार देवखरी नाले में फंस गई और बहने लगी। इस दौरान आसपास लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कार में एक छोटी सी बच्ची और उसके माता पिता बैठे थे।
इस बीच नाले के पास दुकान के पास एक व्यक्ति और एक महिला मौजूद थे। महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए बच्ची को अपने गोद में लेकर सुरक्षित कार से बाहर निकाल लिया। प्रशासन और पुलिस लगातार बरसात के दौरान जब नदी नाले उफान पर आते हैं तो उस समय नदी नाले को पार नहीं करने की अपील भी करती है। बावजूद उसके लोग जबरन नदी नाले पार करते हुए नजर आते हैं और बड़ी घटना को दावत देते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अमित, इतनी बार अपील की जाती है और फिर भी इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की घटना लगातार सामने आती है, आखिर कहां चूक हो जाती है और लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती? देखिए, जिस प्रकार की बात कही जाए तो हल्द्वानी में कल देर शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी हालांकि बारिश रुकी है, लेकिन मौसम का मिजाज देखे लगता है कि अभी मौसम आगे बारिश का और रहने वाला। उसके तहत लगातार यहाँ के जो नदी नाले हैं वो बेहद उफान में है। बात की जाए देवखड़ी नाले की तो यहाँ पर कल जब देर शाम से बारिश लगातार हो रही थी तो पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि रोड के दोनों तरफ पानी बह रहा था। उसके बावजूद हालांकि प्रशासन पहले भी लगातार चेतावनी देते हुए आया है लोगों को और लगातार चेतावनी दी भी जा रही है कि जब पानी का बहाव तेज हो तो नदी नालों किनारे ना जाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परवाह नहीं करते हैं। और यही नजारा देवखड़ी नाले के वजह देखा गया, यहाँ पर एक गाड़ी जिसमें एक युवक बैठा था अपनी धर्मपत्नी के साथ और उसमें छोटी बच्ची भी बैठी थी और उसने पानी की परवाह नहीं करी, सीधे रोड क्रॉस करने लगा, जिसके तहत वो गाड़ी बहने की नौबत आ गई। और वहां पर हालांकि कुछ स्थानीय महिला थी, एक पुरुष था, तो उसके द्वारा उन लोगों को बचाया गया। बड़ा हादसा होने से टला। उसके अलावा एक जगह और यहाँ पर एक टुकटुक वाला जो था वो पानी को बहाव में लगातार गाड़ी लेके जा रहा था, वो भी बहते बहते यहाँ पर बचाया और साथ ही स्कूटी वाला भी बहने से बचा। तो लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन लगातार सचेत कर रहा है और हालांकि इसको लेकर के प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान भी लगातार चलाता है कि बारिश के दिनों में नदी नाले के किनारे ना जाए, लेकिन लोग लगातार जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल रहे। यही नजारा कल हल्द्वानी के अंदर देखने को मिला और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो राहगीर थे, हमने लोग जो वहां पर देख रहे थे, उन लोगों ने भी लोगों की निंदा करी कि इतनी तेज बहाव में जरूरत नहीं है, कुछ रुक जाए, उसके बाद जब पानी शांत हो जाए तब आप यहाँ पर रोड क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल अमित, ऐसी कई उदाहरण हमने देखे हैं कि जब आप अभी भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बाइक सवार हो कोई इंसान या फिर कोई युवक हो या फिर ई रिक्शा वाला हो, वो लगातार इस तरीके से जब भी हालात होते हैं तो नाला को पार करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वो अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डालकर इस तरीके की घटना को अपने आप से ही दावा देता है। लेकिन अब अगर लोग नहीं मान रहे, जैसे कि ट्रैफिक नियम है उसे नहीं पालन किया जाता है, तो कई ऐसे नियम लागू किए जाते हैं जिससे इस तरीके की वारदात को रोका जा सके, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ट्रैफिक नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाएंगे ताकि लोग समझ सके कि उनकी जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? और साथ ही ये भी क्योंकि इस तरीके की जब भी वारदात सामने आती है, जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो बस सवाल प्रशासन पर ही गिर जाता है, प्रशासन पर ही आके रुकता है कि प्रशासन कर क्या रही थी, क्या वो सो रही थी, क्या लोगों को सचेत नहीं किया गया? तो ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल बात की है क्योंकि देवखड़ी नाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो विजुअल अभी टीवी स्क्रीन में चल रहा है जिसमें कार बहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मानसून के शुरुआती दौर में जब बारिश के दौरान एक बाइक सवार युवक बह भी गया था, उसका जो यहाँ पर मृत शरीर था वो 7 दिन के बाद मिला। तो उसके बाद से प्रशासन हरकत में आया और नाले के एक तरफ जिस तरह बहाव तेज होता वहां पर रेलिंग तक लगा दी गई और उसके बाद से लगातार जब बारिश तेज होती है तो पुलिस की जो गाड़ी होती है वो नाले के पास खड़े होकर के लगातार लाउड स्पीकर से सचेत करता है लोगों को। उसके बावजूद भी अब क्योंकि कल बारिश की बात की है तो लगातार अचानक से बारिश का जो बहाव था वो बहुत तेज था। और देवखड़ी नाले की मैं आपको बताऊं, ये पहाड़ की तरफ से नाला आता है और पहाड़ों में अगर तेज बारिश होती है तो उसका भी असर सीधे नाले पे दिखाई देता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर बेहद सचेत रहने की जरूरत है लोगों को। ये लगातार प्रशासन भी दिखाया जाए और यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट है एपी वाइसर, उनसे हमारी बातचीत हुई पूरे मामले को लेकर के कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर सचेत कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पर। तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि प्रशासन में लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए और अगर आपकी ऐसी दशा में अगर लोग नहीं समझते हैं
तो जरूर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग डरे या पानी का बहाव तेज अगर होता है और उसको पार करने में, तो इसको लेकर भी प्रशासन अब कार्रवाई करने की बात जरूर कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सोच कि लोगों को समझना होगा कि कुछ देर अगर इंतजार कर ले तो उससे कोई इतना हमारी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहाव कुछ में देर बहकर इंतजार कर ले तो शायद होता है। बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकते हैं। अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हल्द्वानी में क्या कुछ मौसम का हालात है? अभी बारिश हो रही है, आगे क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है? देखिए, मौसम की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है नैनीताल जिले में, खासकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है कि लगातार बारिश का जो मौसम है वो लगातार बना हुआ। और अभी हल्द्वानी की स्थिति में आपको बताऊं तो नैनीताल से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी शहर है और जो इसका पहाड़ में बारिश होती है तो सीधा असर हल्द्वानी में पड़ता है। तो यहाँ पर लगातार अलर्ट जारी किया गया, प्रशासन अलर्ट मोड पे है और बारिश का मिजाज देख के अभी लगता है, मौसम का मिजाज देख के लग रहा है कि बारिश अभी यहाँ पर और हो सकती है और अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उसको लेकर के प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और नदी नाले के किनारे ना जाने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है। अमित, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जब भी इस तरीके की हालात पनपे तो सूझबूझ के साथ कदम उठाया जाए ताकि कोई घटना, कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। बहुत शुक्रिया अमित, आप निगाह बनाए रखिए। तो लगातार हल्द्वानी में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि नदी नाले में जब उफान पर हो तो ना जाए। खबरों बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में लगे आपत्तिजनक बोर्ड वायरल होते ही हटाए गए हैं। ये बोर्ड गैर हिंदुओं और रोहिंग्या पर रोक वाले ये बोर्ड लगाए गए। मियां लसूर, रविग्राम, शेरसी के कई ग्राम सभाओं में ये बोर्ड लगाए गए हैं। मीडिया में खबर आते ही प्रशासन ने ये बोर्ड भी हटा दिए। तो गैर हिंदुओं को लेकर ये बोर्ड लगाया गया और जैसे ही इस बोर्ड का वीडियो सामने आता है तो इस बोर्ड को भी हटा दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से बोर्ड लगाने के मंशे पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके का बोर्ड लगाया क्यों गया? क्या लोगों में उग्रता फैलाने के लिए इस तरीके के बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है? आपत्तिजनक बोर्ड लगाया गया रुद्रप्रयाग में। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके का बोर्ड लगाकर सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। तो आपत्तिजनक बोर्ड के वायरल होते ही उस बोर्ड को तो हटा दिया गया। गैर हिंदुओं को लेकर इस तरीके का बोर्ड लगाया गया था। मियां लसूर, रविग्राम, शेरसी के कई ग्राम सभाओं में ये बोर्ड लगे थे। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है और प्रशासन के संज्ञान लेने के बाद उस बोर्ड को हटाया जाता है। अफरा तफरी का ये पूरा माहौल भी व्याप्त हो जाता है। उग्रता फैलाने की भी कोशिश की जाती है क्योंकि देवभूमि बेहद शांत और धर्म नगरी कहलाती है। ऐसे में अब इस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। गैर हिंदुओं को लेकर ये बोर्ड लगाया गया। हालांकि प्रशासन ने अब इस बोर्ड को हटा दिया है। खबरों बढ़ते आगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कल यानी कि 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 6 साल के बच्चे और सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 साल के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। जनपद में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील भी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया है कि कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, बेचैनी, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, वजन में कमी जैसी परेशानियां होने लगती है। लेकिन एल्बेंडाजोल की दवा लेने से बच्चों के पेट में होने वाली कृमि संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को दवा खाने से वंचित बच्चों और किशोरों को 18 से 19 सितंबर को अभियान चलाकर दवाएं खिलाई जाएगी। इनको साफ करते रहेंगे तो डेंगू नहीं होगा। हमने इस बार समय से पहले जून से ही हम बराबर
इसमें मीटिंग भी कर रहे हैं नगर निगम के साथ में। 3 दफे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी हमने सभी विभागों की मीटिंग की थी, और पर्सनली भी हम लोग घर घर जाके आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पंपलेट भी बंटवा रहे हैं, स्टिकर भी लोगों के घरों में चिपका रहे हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम चलाया है। राजपुर विधानसभा के लूनिया मोहल्ला में आयोजित बैठकों में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी प्रदेश के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। आज पूरे देहरादून की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में कोई भी चीज नहीं रह गई। लेकिन इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के लालच में यह विकास को भूल गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस दिन भी नगर निकाय चुनाव होंगे, कांग्रेस यहां पर अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा पूरे उत्तराखंड से साफ होना तय है। से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत आज हमने राजपुर विधानसभा के लूनिया मोहल्ला में हम लोगों ने एक मीटिंग करी। वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने संपर्क किया और क्षेत्र में लोगों से हम लोग मिले। जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया। पूरे शहर की स्थिति खराब है, पूरे नाले वहाँ पे चौक हैं और गंदगी का साम्राज्य लगा है, लेकिन प्रशासक यहाँ पे बैठा दिया गया। प्रशासक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि वो जिलाधिकारी होते हैं, हर किसी से मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज लोगों में एक आक्रोश है और लोगों ने हमें समर्थन का भरोसा दिलाया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। हम देहरादून के पूरे 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम लोग मुखर होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर अगर देहरादून में कांग्रेस का मेयर बनता है और कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामियां हैं, जो उन्होंने काम नहीं किए हैं, वो कांग्रेस अपने शासन में काम करने का काम करेगी। वहीं रुद्रप्रयाग के खाई में 2 बाइक सवार गिर गए हैं। एसडीआरएफ ने उनको रेस्क्यू भी किया है। एसडीआरएफ टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर पाया गया कि दोनों व्यक्ति बाइक से अगस्त मुनि की ओर जा रहे थे। बांसवाड़ा और भीरी के बीच इनकी बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा जिला पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय लोगों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए रोप स्ट्रेचर की सहायता से दोनों व्यक्तियों को घायल अवस्था में खाई से निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।